एक बार की बात है, ड्रैकुला युद्ध के लिए गया और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ रहा था। तभी उसके शत्रुओं ने एक चाल चली। किसी शत्रु ने रानी को गलत सूचना दे दी कि राजा युद्ध में मारा गया। ये सुनकर रानी शोक में डूब गई। उसे इस कदर मानसिक आघात लगा कि उसने खाई में कूदकर अपनी जान दे दी। जब राजा को यह बात पता चली कि उसकी रानी को किसी ने उसकी मौत की गलत सूचना दे दी थी, जिसकी वजह से रानी ने आत्महत्या कर ली, तो उसे इस घटना से गहरा आघात लगा। उसने उस दिन से ईश्वर के अस्तित्व को एक सिरे से नकारना शुरू कर दिया। उसने मनुष्यों का खून पीना शुरू कर दिया। इसी खून से उसकी शक्ति बढ़ती चली गई। ईश्वर बा उसके निशानों से उसे नफरत हो चुकी थी। वह भोजन में सिर्फ लोगों का खून पीता था, उनका खून पीने में, और उन्हें धीरे धीरे मरता देखकर उसे अत्यंत आनंद आता था। इसके पहले वह अत्यधिक धार्मिक हुआ करता था। रानी के अपने अंतिम समय में ड्रैकुला से वादा किया था कि वे अगले जन्म में अवश्य मिलेंगे। कुछ समय बाद उसने अपनी तंत्र शक्तियों से पता लगा लिया था कि इंग्लैंड में उसकी रानी का पुनर्जन्म हो चुका है और रानी का एक प्रेमी भी है, लेकिन रानी को ये याद नहीं आता। इसी बीच ड्रैकुला उसे सम्मोहित कर अपना खून उसके शरीर में डाल देता है। रानी पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में आ जाती है। ड्रैकुला यह फैसला करता है कि उसको किसी तरह ट्रांसिल्वेनिया ले जाएं ताकि उसको पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाएं। लेकिन इससे पहले रानी अपने प्रेमी के साथ वहां पहुंच जाती जहां उसने ईश्वर और उसके अस्तित्व से बगावत की थी। ड्रैकुला भी पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ उसकी सम्मोहन शक्ति काम नहीं करती और रानी व उसका प्रेमी फिर से एक होने की कोशिश करते हैं। ड्रैकुला ये मंजर देख नहीं पाता और उन दोनों का खून पीकर उन्हें मार डालता है। इस तरह से रानी और उसके प्रेमी की कहानी अमर हो जाती है। लेकिन आज वह भी अपनी रानी के पुनर्जन्म का इंतजार कर रहा है और जिंदा रहने के लिए महिलाओं का खून पीता है। इसी तरह वह अमर हो चुका है। आज भी उसका बसेरा रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया के महल में है। रोमानिया काले सागर की सीमा पर कार्पेशियन चाप के बाहर और इसके भीतर बाल्कन द्वीप के उत्तर में है। दक्षिण पूर्वी और मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा पश्चिम में हंगरी और सर्बिया से, उत्तर पूर्व ये यूक्रेन और मालदेवा के गणराज्य से और दक्षिण में बुल्गारिया से जुड़ी है। 1918 से बुकोविनिया और बेसिनिया इसमें शामिल हुए। इसी ट्रांसिल्वेनिया में ड्रैकुला का एक शानदार महल है, जहां से उसे अपनी तंत्र शक्ति से पता चला जाता है कि उसकी रानी का पुनर्जन्म भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुआ है और उसका नाम चित्रा है। उसने फैसला कर लिया था कि वह मुंबई जाएगा और अपनी रानी से मिलेगा। आखिर वो दिन आ ही गया जब ड्रैकुला अपनी तीनों प्रेमिकाओं के साथ संदूक में बंद हो गया। उसका एक विश्वसनीय सहायक ह्यूगो रोज था, जिसकी मदद से उसने अपने आप को संदूक में बंद कर लिया था। ह्यू रोज ने जाकर कार्पोशिप के इस कैप्टन की मदद मांगी थी। कैप्टन का नाम मिस्टर हैरी था। वह काउंट ड्रैकुला का दोस्त था। ह्यू रोज ने मिस्टर हैरी को ड्रैकुला का एक पत्र दिया जिसमें लिखा था, डियर हैरी, मेरे प्रिय दोस्त, कैसे हो? आशा करता हूँ तुम अत्यंत खुश होगे। तुम्हें याद है जानकर खुशी होगी कि मेरी रानी का पुनर्जन्म हो चुका है और वो मुझे मिल गई है। उसका जन्म मुंबई में हुआ है। मैंने जब से अपनी तंत्र शक्ति से इस बात का पता लगाया है, मैं अत्यंत उत्साहित हूँ। मैं अपनी खुशी तुमसे बयान नहीं कर सकता। मेरे प्रिय दोस्त, मुझे पता है कि तुमने मेरी मदद की है। मुझे शक्ति बनाए रखने के लिए खून चाहिए था और तुम मुझे काले समुद्र के पास एक पिकनिक स्पॉट पर ले गए थे, जहाँ मुझे कई महिलाओं का गर्म खून पीने को मिला और उन तीनों दिन के अंदर मेरे भीतर एक नई शक्ति का संचार हुआ। मेरी तुमसे गुजारिश है कि मुझे और मेरी तीनों प्रेमिकाओं, जिनका नाम डायना, लीजा और रोजा है, संदूक में रखकर अपने जहाज़ के माध्यम से मुंबई पोर्ट पहुंचा दो। मैं $20,000 अपने सहायक ह्यू रोज के द्वारा तुमको भिजवा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम हमें मुंबई पोर्ट पर पहुँचा दोगे। काउंट ड्रैकुला। हैरी ने यह बात खत पढ़ा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हैरी लंबे बालों वाला एक बलिष्ठ पुरुष था। वह पिशाच योनि का नहीं था, लेकिन पिशाचों के सभी गुण उसके अंदर मौजूद थे। रक्त पीने में उसे भी रुचि थी। वह जिंदा इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का खून पीता था। ऐसा करने से उसके शरीर के अंदर एक ताजगी महसूस होती थी। यह वजह थी कि हैरी ड्रैकुला का एक अच्छा मित्र था। जब ड्रैकुला उसकी आंखों के सामने किसी का खून पीता था तो उसे एक अजीब की सी संतुष्टि मिलती थी। उसने अपना जवाब ड्रैकुला को दे दिया, डियर
काउंट ड्रैकुला, मेरे प्रिय दोस्त, शुक्रिया मुझे याद करने के लिए। मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुमने मुझे याद किया। बहुत दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई, पर मुझे इस बात की खुशी है कि तुमको अपनी रानी मिल जाएगी और इस तरह तुम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करोगे। मैं इस कार्य के लिए तुम्हारी मदद करूँगा। मेरा जहाज़ 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे अरेबियन सागर के लिए रवाना हो जाएगा। मेरे प्रिय दोस्त, तुम ठीक समय पर अपनी प्रेमिकाओं के साथ पहुंच जाना। बस इतना निवेदन है कि मेरे जहाज़ के किसी भी क्रू मेंबर को अपना शिकार मत बनाना। आशा है मेरे दोस्त तुम मेरी इस बात का अमल करोगे। तुम्हारा दोस्त हैरी। नियत समय पर हीरोज ने एक ट्रक बुलवाया और ड्रैकुला उसकी प्रेमिकाओं को संदूक में डालकर उसमें रखवा दिया। ट्रक के ड्राइवर ने भी इस कार्य को उसकी मदद की। ट्रक बड़ी तेज़ी से काला सागर के पोर्ट की तरफ बढ़ता जा रहा था। कुछ ही घंटों में हीरोज का ट्रक काला सागर के पोर्ट के नज़दीक पहुंच गया था। कैप्टन हैरी ने चारों संदूकों को अपने क्रू की मदद से अपने जहाज़ पर लोड करवा लिया। हैरी को खुशी थी कि अब उसके प्रिय दोस्त को अपना खोया हुआ प्यार वापस मिल जाएगा। काला सागर से मुंबई बंदरगाह का मार्ग कुछ इस तरह का था। जो कंस्टांचा का बंदरगाह रोमानिया से शुरू हुआ। काला सागर, बोस्पोरस जल डमरू मध्य, मरमरा सागर, डर्नेल्स समुद्र संधि, एजियन सागर, भूमध्य सागर, डेमिटा शाखा नदी, नील नदी, इस्माइलिया नहर नदी, सुएज़ नहर नदी, सुएज़ की खाड़ी, लाल सागर, अदन की खाड़ी, अरब सागर, मुंबई बंदरगाह। कुल दूरी थी 46,044 समुद्री नॉटिकल माइल्स। जहाज़ की गति लगभग 10-15 समुद्री दूरी प्रति घंटे की थी। उनको मुंबई पहुंचने में लगभग 30 दिन लग गए क्योंकि बीच में 3 का ठहराव भी था। 29 नवंबर की रात को लगभग 9 बजे वे मुंबई पहुंच चुके थे। गेटवे ऑफ इंडिया से 10 समुद्री दूरी पीछे कैप्टन हैरी का जहाज़ खड़ा था। अब हैरी को किसी फिशिंग बोट की ज़रूरत थी। आमतौर पर समुद्र उफान पर रहता है, पर इस समय शांत था। हैरी को जल्द ही संदूक को उतार करके सिंगापुर के लिए रवाना होना था। आखिर एक बड़ी फिशिंग बोट में उनका संपर्क हो गया। हैरी ने अपने मुख्य सुरक्षा अधिकारी जॉन को यह कार्य सौंपा। उसकी मदद के लिए 5 क्रू भी थे। फिशिंग बोट में 4 इंडियन फिशर मुख्य थे। उन्होंने महसूस किया कि कार्गो शिप का क्रू उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहा है। उनका इंचार्ज जाधव था। जाधव ने पहले कहा, देख लो, जहाज़ पाकिस्तान का तो नहीं है, लेकिन चांदनी रात के समय जहाज़ का झंडा नज़र आ रहा था जो रोमानिया का था। उन मछुआरों को यकीन आ गया कि जहाज़ पाकिस्तान का नहीं, रोमानिया का है। फिशिंग बोट उनके पास पहुंच चुका था। जॉन, हमारे पास 4 संदूक हैं, आपको उसे समुद्र तट तक पहुंचाना है। जाधव, वहाँ कैसे सौंपना है, किसे सौंपना है? जॉन, वहाँ माइकल नामक व्यक्ति आएगा, उसे देना है। जाधव, लेकिन पैसा कितना दोगे? जॉन, $5,000। जाधव ने इस कार्य को करने के लिए साथियों को मना लिया। जॉन ने अपने क्रू के साथ क्रेन की मदद से चारों संदूक को जाधव की फिशिंग बोट में रखवा दिया और उसे $5,000 दिए। फिर जहाज़ आगे चल पड़ा। यहीं पर जाधव और उसके साथियों ने पैसों के लालच में पहली गलती कर दी। दूसरी गलती, उन्होंने संदूक खोलकर जब उनकी फिशिंग बोट किनारे पर पहुंची तो उन्होंने संदूक को उतरवा कर रखवा दिया। माइकल नाम का कोई व्यक्ति वहां नहीं आया। जाधव के मित्र ने कहा, चलो संदूक खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या है। माइकल अभी नहीं आया, पता नहीं वह जाएगा कि नहीं। फिर उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि संदूक में गोल्ड हो सकता है और एक एक संदूक खोलना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में ड्रैकुला और उसकी प्रेमिकाओं के शिकार बन गए। इन चारों मछुआरों का पता नहीं था कि काला सागर से चला हुआ ये जहाज़ और काले संदूक की तरह उनकी किस्मत भी काली थी जो उनको मौत के मुंह में ले गई। कई लोग इस घटना को 26/11 की घटना की तरह देख रहे थे क्योंकि उस समय भी पाकिस्तान की एक बोट भारतीय सीमा के पास पहुंची थी और भारतीय मछुआरों की एक बोट से सफ़ेद झंडा दिखाकर सहायता मांगी थी। वहां पर उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कसाब और उसके खतरनाक आतंकवादी साथी उनकी बोट पर आकर उन्हें मारकर मुंबई शहर में प्रवेश करेंगे और मुंबई की सड़कों पर नंगा नाच करेंगे। आज की तारीख 30/11/2019 थी, यानी यह भी नवंबर का ही महीना था। बहरहाल उनके गले में दांतों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, पर मौत कैसे हुई इस पर अंतिम निर्णय तक पहुँच पाना आसान नहीं था।